नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स समसामयिकी के लिए। जनवरी माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है आर्थिकी। आर्थिकी से आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या किसी अन्य स्टेट का एग्ज़ाम हो, यूके पीसीएस हो, सभी में प्रश्न आता रहता है। और कम से कम आर्थिकी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर करंट फॉर्म में ही आते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले टॉपिक पे। भारतीय रक्षा मंत्रालय बना दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। लेकिन यह जो बात हो रही है रक्षा क्षेत्र में ही बात हो रही है। जर्मनी स्थित एक निजी स्टेटिस्टा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर नियोक्ताओं के लिए रैंकिंग के शीर्ष पर भारत का रक्षा मंत्रालय है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अमेरिका एवं तीसरे पर चीन का रक्षा विभाग है। तो अगर हम बात करें भारतीय रक्षा मंत्रालय में सक्रिय सेवा कर्मियों, रिजर्व सैनिकों और नागरिक कर्मचारियों को मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या है 29.2 लाख। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय बना दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर समूह। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। और एक बात करें हम, सिप्री की एक रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार वर्ष 2021 में शीर्ष 3 सैन्य खर्च करने वाले देशों में भी भारत का तीसरा स्थान है। अमेरिका इसमें पहला स्थान पे है, दूसरे पे चीन का स्थान है और सैन्य खर्च के मामले में तीसरा स्थान है भारत का। यह भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता, पूछा जा सकता, पहले वाले को पूछा जा सकता। कोयला उत्पादन में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर 2022 में देश में कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछली अर्थ उत्पादन के में 18% अधिक है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, डाटा देख लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से फैक्ट, यहाँ से प्रश्न आता है जियोग्राफी सेगमेंट के अंतर्गत। कोयला उत्पादन शीर्ष 3 राज्य पूछा जाता रहता है, बार बार पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, ओडिशा का दूसरा स्थान और झारखंड का तीसरा स्थान है। उसके बाद कोयला भंडारण, अगर शीर्ष 3 राज्यों के बारे में बात करें तो झारखंड का पहला स्थान है, उड़ीसा का दूसरा स्थान है और छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। तो जो उत्पादन में पहला है वो भंडारण में तीसरा चला जाएगा और जो उत्पादन में तीसरा है वो भंडारण में पहला आ जाएगा। याद रखेंगे, उत्पादन में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है और भंडारण में झारखंड का पहला स्थान। क्रम से लगाने को भी आ जाता है या सीधे पूछ लेगा पहला स्थान किसका है। देश में वाणिज्यिक ऊर्जा का, कमर्शियल एनर्जी जो है, उसकी मांग का 61% कोयले द्वारा ही पूर्ति की जाती है। भारत में कुल कोयला संचित भंडार का लगभग 90% कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना संरचना से मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, जबकि अन्य टर्शियरी चट्टानों से 10% प्राप्त होता है। भारत का कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि भंडारण की दृष्टि से भारत का स्थान 5वां है। पहला स्थान किसका है? पहले स्थान पर चीन बना हुआ कोयले के उत्पादन में। उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खनिज संबंधी आंकड़ों का, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य हमने बताया आपको छत्तीसगढ़, भंडारण में झारखंड, बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान है और भंडारण में भी पहला स्थान है। प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल में असम का पहला स्थान है, भंडारण में भी पहला स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है और भंडारण में भी पहला स्थान है। लौह अयस्क के उत्पादन में ओडिशा का पहला स्थान है और भंडारण में कर्नाटक का पहला स्थान है। तांबा उत्पादन और भंडारण दोनों में राजस्थान का पहला स्थान है, बार बार पूछा जाता है। चांदी उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का पहला स्थान है, बार बार पूछा जाता रहता है। यूरेनियम, झारखंड का जादूगोड़ा फेमस यूरेनियम के लिए सब जानते हैं, तो यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है और आंध्र प्रदेश का भंडारण पहला स्थान है। सोना के लिए कोलार की खानें आपने सुना होगा, ये सब कर्नाटक में स्थित हैं। तो भंडारण और उत्पादन दोनों में, सोना उत्पादन में कर्नाटक का ही पहला स्थान है। उसके बाद हम और बात करेंगे, इसके बाद ईपीएफओ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यह भारत का प्रमुख संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि
और विविध प्रावधान कानून 1952 के तहत संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह अपने सदस्यों को भविष्य निधि, उनकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ, पारिवारिक पेंशन और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को बीमा लाभ जैसी अनेक सेवाएं देता है। तो EPFO के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा। हम वही पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ते हुए चल रहा है क्योंकि पूरी मैगजीन नहीं कवर करना है। पूरी मैगजीन पढ़ेंगे तो एक ही मैगजीन नहीं रट पाएंगे हम। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जारी किया गया है। तो सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022 में 7.9% वृद्धि हुई है। अगर 8 प्रमुख उद्योगों, जिन्हें हम कोर उद्योग कहते हैं, कोर इंडस्ट्री बोलते हैं, उनके उत्पादन में संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली, ये शामिल हैं 8 प्रमुख उद्योगों में। उसके बाद हम बात करेंगे 8 प्रमुख उद्योग को जो मापा जाता है, इनका आधार वर्ष क्या है, ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो 2011-12 इनका आधार वर्ष है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, इसको भी चाहे छोड़ सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि किस वर्ष, किस वित्तीय बजट में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात कही गई या घोषणा की गई। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसका जिक्र किया गया। किसका? ग्रीन, हरित परियोजनाओं के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसका जिक्र कहाँ हुआ था? वित्तीय वर्ष 2022-23 में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? तो ग्रीन बॉन्ड दरअसल ऐसे वित्तीय प्रपत्र होते हैं जो पर्यावरण के दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए धनराशि सृजित करते हैं, धनराशि जुटाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की संचालन समिति की बैठक हुई नई दिल्ली में। अध्यक्षता किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे इसको। उसके बाद हम बात करेंगे फास्फेट और पोटास, ये क्या हैं? उर्वरक हैं। इन पर जो सब्सिडी मिल रही है, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई है। जानते रहेंगे कि ये सब्सिडी योजना कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 2010 से। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारत का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात बढ़ गया है, तो 25% बढ़ा हुआ है। मेंस के लिए कहीं डाटा इस्तेमाल करना होगा तो देख लेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे उसको भी। उसके बाद हम बात करेंगे इरेडा के बारे में। एक एजेंसी है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था इरेडा, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो इरेडा के बारे में हम लोग इतना जान लेंगे। पूछा जा सकता है कि इरेडा किससे संबंधित है? तो यह अक्षय ऊर्जा विकास, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। इतना जानते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जल्दबाजी मत लीजिएगा, एक महत्वपूर्ण डाटा है यह। उसके बाद देखिए हमने कितनी चीज़ों को छोड़ रखा है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने छोड़ रखा है। यही आपका यहाँ पढ़ने का फ़ायदा है कि आपको वही चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। बाकी चीज़ें, बकवास चीज़ें हमने हमेशा छोड़ रखा और यहाँ से कभी प्रश्न आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। इसको देख लेते हैं। बेरोजगारी दर 7.8% हो गई है। बता रहा कौन? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके डाटा को हम मेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर में कितना है? 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में 8.04% हो गई और ओवरऑल कितनी है? 7.8%। तो इसको मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं बेरोजगारी के सेगमेंट में। बेरोजगारी आपका टॉपिक है पेपर नंबर GS पेपर 3 में, तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में रोजगार 4 साल में सबसे कम रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या नवंबर 2021 में 16.4 करोड़ थी। कृषि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस का, तो वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भारत और खाड़ी सहयोग परिषद समझौता, ऐसे बहुत सारे देख लेते हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और वार्ता को फिर ऐसा वैसे मुक्त व्यापार जब समझौता हो जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। GCC के मेंबर के बारे में देख लेते हैं। कुल 6 मेंबर होते हैं GCC में हैं।
सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का एक संघ है। इस परिषद के सदस्य भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। जीसीसी देश भारत के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये लोग। खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अभी उसी के बारे में मैंने बताया कि जो 6 मेंबर उन्हीं के बारे में बताया गया है। या सदस्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1981 में स्थापित किया गया। जीसीसी कब बना था इसको भी जान लेंगे। 1981 में बना। 6 मेंबर हैं इसमें। उसके बाद महत्वपूर्ण कृषि संबंधी आंकड़े। मुख्य मोटे अनाज उत्पादन करने वाले राज्य। ज्वार उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है ज्वार उत्पादन में। मोटे अनाजों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में बात किया जाए तो प्रोटीन 7.12% और सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट 65.75%। पूछा जा सकता है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है मोटे अनाजों में, तो 7.12%। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ चुका है पहले भी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। सरकार ज्वार, बाजरा, रागी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसको याद रखेंगे। 8 अरब के पार पहुंच गई है विश्व की जनसंख्या। 8 नवंबर 2022 में विश्व के 8 अरबवें बच्चे ने जन्म ले लिया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एंड फंड ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। विश्व की आबादी का 7 से 8 अरब होने में 12 साल का समय लगा है। उसके बाद कोई बहुत डाटा इसमें नहीं देखेंगे। 2019 में लोगों की जीवन प्रत्याशा 72.8 साल हो गई है बढ़ के। 2050 तक जीवन प्रत्याशा 77.2 साल हो जाएगी। जैसे जैसे विज्ञान का डेवलपमेंट होगा, स्वास्थ्य का हेल्थ में लोगों की सुधार होगी और मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ता ही जाएगा। तो इसी उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक जीवन प्रत्याशा 77.2 साल हो जाएगी। भारत की जनसंख्या के आकलन अगर करें तो भारत सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश बना हुआ है इस समय, याद रखेंगे। भारत की जनसंख्या 1.41 अरब पहुंच चुकी है। भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 28.7 ईयर है। पीडीएफ में भी आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा है और इंपॉर्टेंट हो सकती है। पूछा जा सकता है कि भारतीय जनसंख्या की औसत आयु वर्तमान में क्या है, तो 28.7 ईयर, 7 साल। और भारतीय आबादी 2050 तक 1.67 अरब तक पहुंच जाएगी। अब हम बताएं चीन की जनसंख्या संबंधी आंकड़े। वैश्विक स्तर पर औसत आयु यहाँ पे 30.3 साल है। अभी चीन की जनसंख्या 1.43 अरब के करीब है, तो पहला स्थान इसका है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया में लगभग 5.36 करोड़ मीट्रिक टन ई कचरा निकला। तो ई वेस्ट सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट यूएन जारी करता है। इसको अभी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। कुछ प्रश्न आ सकता है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, इस तरह की एक रिपोर्ट 2022 यूपीपीसीएस प्री में पूछी गई थी, तो 2023 में ही पूछी जा सकती है कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सा संस्थान, तो यूनाइटेड नेशन जारी करता है। इसी के साथ आर्थिकी सेगमेंट यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।